अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनने के बाद मुजम्मिल सोहवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इक़रार यास। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? पाक का शुक्र है सर। पाकिस्तान के लिए आज एक तारीख साज दिन था। एससीओ समिट में मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है और इस एलामिया पे सबने दस्तखत किए। आप इस मुतालिक क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या है? देखिए, मैंने ये मुश्तरका एलामिया पढ़ा है। वैसे तो तमाम ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के मुश्तरका एलामिया जो हैं वो ऐ- ऐसी चीज़ों पर होते हैं जिस पर सबका इत्तेफाक राय हो, और मुश्तरका एलामिया में कभी कोई मुतनाज़ बात नहीं होती है। लेकिन इस एलामिया में दो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो इसमें सैंक्शंस की बात की गई है कि जो यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाई जाती हैं ममालिक पर, इक्तसादी पाबंदियां लगाई जाती हैं, एससीओ कॉन्फ्रेंस ने उसको जो है वो उसकी मजम्मत की है और उसकी मुखालफत की है, और कहा है कि जब आप किसी मुल्क पर इक्तसादी पाबंदियां लगाते हैं यूनिलैटरली, तो उससे पूरा खित्ता और बाकी ममालिक भी उसके असर में आते हैं। तो लिहाजा एससीओ कॉन्फ्रेंस से यूनिलैटरल सैंक्शंस का जो फॉर्मूला जो वेस्ट ने बनाया हुआ है, अक्सर आप देखते हैं कि अमेरिका जो है वो इक्तसादी पाबंदियां लगा देता है। अभी ईरान पे लगाई गई हैं, और किसी मुल्क पर लगा देता है, रूस पर भी लगाई गई, चीन पर भी पाबंदियां लगाई जाती हैं कंपनी की। तो इन इक्तसादी पाबंदियों और यूनिलैटरल सैंक्शंस के खिलाफ इस मुश्तरका एलामिया में बात की गई है कि इससे खित्ते की तरक्की भी और यकसां तरक्की के मौके जो हैं उनकी नफी होती है। और ये यूनिलैटरल सैंक्शंस का तरीकाकार है, इसके खिलाफ इस एलामिया में बात की गई है। और कि ये ठीक नहीं है, इससे लोग भी सफर करते हैं, और इससे एक मुल्क पर जो आप सैंक्शन लगाते हैं तो बाकी मुल्कों पर की इकोनॉमी पर भी उसका असर होता है। तो एक तो मेरे ख्याल में इससे यूनिलैटरल सैंक्शंस के खिलाफ जो बात है वो नई बात आई है, और इस एससीओ कॉन्फ्रेंस में कि मुश्तरका एलामी में जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स का था, उसमें यूनिलैटरल सैंक्शंस के खिलाफ खुलकर बात की गई है। फिर एक यूरो एशियन ब्लॉक की बात की गई है, जिसमें नए इकोनॉमिक ब्लॉक की, जैसे हम पहले नेटो देख यूरोपियन यूनियन देखते हैं या और वेस्ट के ब्लॉक्स थे, उसके मुकाबले में यूरेशियन ब्लॉक की बात की गई है कि जी एक इकोनॉमिक ब्लॉक और एक डिप्लोमेटिक ब्लॉक बनाया जा सकता है, जिसमें यूरेशियन जो इंटरेस्टेड कंट्रीज हैं उनके मुताबिक। तो मेरे ख्याल में एक नए इकोनॉमिक ब्लॉक की बात भी इस मुश्तरका एलामिया में की गई है, जो एक नई बात है, और एक नए इकोनॉमिक ब्लॉक की, और कुछ ममालिक मिलकर अपनी जो इक्तिसादी तरक्की के लिए जॉइंटली काम करें। तो मेरे ख्याल में ये दो तीन चीज़ें तो बहुत अहम हैं इस नए एलामिया में। बाकी मुश्तरका तरक्की, कनेक्टिविटी, आपस में तजारत बढ़ाना और जो वो रस्मी बातें हैं वो सब इसमें मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो यूनिलैटरल सैंक्शंस वाली और यूरेशियन ब्लॉक वाली बात है, वो इन मुश्तरका एलामिया में नई बात है, जो इससे पहले एससीओ के प्लेटफॉर्म से नहीं हुई है। तो इस लिहाज से तो ये कॉन्फ्रेंस जो है कामयाब रही कि इसमें एक तो सैंक्शंस के खिलाफ बात हुई, क्योंकि बहुत सारे ममालिक पर सैंक्शंस लगाई जाती हैं, और ये सैंक्शंस को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है वेस्ट भी और अमेरिका भी। तो एससीओ की समिट से इन सैंक्शंस के खिलाफ बात की गई है, और दूसरा यूरेशियन ब्लॉक की बात की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये दो बातें इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए काफ़ी हैं कि एक पेशरफ्त हुई है, एक मुश्तरका आवाज़ जो सामने आई है, और इसके ऊपर भारत के भी दस्तखत हैं, रूस, चीन और इससे बाकी तमाम ममालिक के भी इस मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत हैं। तो ये पॉजिटिव बात है। लोग एससीओ को ईजी ना लें। आप देखें, एक तो दुनिया की 40% आबादी एससीओ के ममालिक में रहती है। फिर आप देखें तो दुनिया के 4 एटमी मुल्क एससीओ के मेंबर हैं: पाकिस्तान, भारत, रूस और चीन। 4 एटमी मुल्क। दो वीटो पावर्स एससीओ में हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिनमें रूस और चीन है। तो ये एक बहुत अहम ब्लॉक है, और इसकी की हुई बात दुनिया में इग्नोर नहीं की जा सकती। अब इसकी चेयर जो है वो चाइना के पास चली गई है, और अगले साल ये फिर बीजिंग में होगी, चाइना में होगी इसकी कॉन्फ्रेंस। अब पाकिस्तान से इसकी चेयर जो है वो चाइना के पास चली। सर, हमने देखा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज जब इफ्तिताही खिताब किया है तो उनकी जानिब से अफगानिस्तान और दहशतगर्दी, अमन का गहवारा पाकिस्तान को बनाने की काफी बात हुई है और सबने इस पर सहमति दी है। और पाकिस्तान की जो अफवाज है उसके अमन के लिए किरदार को खूब सराहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? यकीनन जी। देखिए, एक तो अफगानिस्तान को इस बार बुलाया नहीं गया,
और अफगानिस्तान जो है इसका ऑब्जर्वर हैसियत था, लेकिन इस बार उनकी चूंकि गवर्नमेंट को हम कबूल नहीं करते और बहुत सारे ममालिक ने उनकी हुकूमत को कबूल नहीं किया हुआ। लेकिन पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान से शिकायत हैं वो हमें इंटरनेशनल फोरम्स पर करनी चाहिए, ताकि इंटरनेशनली अफगानिस्तान पर दबाव हो। और जो दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं वो भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज करानी चाहिए। इंडिया ने इस मौके पर चूंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की और हमें अंदाजा भी था कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करेंगे, इसीलिए पाकिस्तान ने जो टेररिज्म और जो अफगानिस्तान से टेररिज्म है उसकी बात की, ताकि ट्रू पिक्चर जो है वो दुनिया के सामने मौजूद रहे। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत को लेकर। तो भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान आकर इस इजलास में शिरकत की, और जो उनकी साइडलाइन मसरूफियात थी उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, जयशंकर जाती दफा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, पाकिस्तान में जो उनकी मेहमान नवाजी की गई है उसका शुक्रिया अदा किया है। जो भारत ने बिलावल के साथ एससीओ पे सलूक किया था पिछले साल, पाकिस्तान ने उससे बहुत डिफरेंट सलूक किया है जयशंकर के साथ। आप देखें, जय उस मौके पर तो जयशंकर ने बिलावल के साथ हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बहुत गर्मजोशी से जयशंकर के साथ मुसाफा भी किया, हाथ भी मिलाया और उनसे बातचीत भी की और उनको इग्नोर नहीं किया। इसी तरह जो इशाइये पर इसहाक डार और उनकी गुफ्तगू हुई है जयशंकर की, उसकी कुछ तफसीलात भी पब्लिक में आ गई हैं कि उसमें दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट को रिज्यूम करने पर बात हुई है, ताल्लुकात के नॉर्मलाइजेशन पर बात हुई है। ये कहना कि जी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आए थे और कोई बात नहीं हुई, ये गलत है। जब आप मिलते हैं, दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं या प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, तो कोई ना कोई बात तो जरूर होती है, और वो जो बात की जाती है उसका अपना एक वजन होता है। मेरे ख्याल में जयशंकर ने भी जाती दफा शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का। सुबह उन्होंने अपनी इंडियन एम्बेसी में वॉक करते हुए फोटो जो है वो ट्वीट की, जिससे लग रहा था कि वो बहुत कैजुअल हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं पाकिस्तान में। उनका भारतीय वजीर खारजा का आज जर्नलिस्टों के साथ इंटरेक्शन प्लान था, लेकिन वो फिर वक्त की कमी की वजह से वो नहीं हो सका। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय वजीर खारजा के इस दौरे से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कुछ ना कुछ बर्फ पिघली है। और अगर अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट टीम आती है तो हम उसको एससीओ की इस समिट की कामयाबी कह सकते सर आगे बढ़े हुए बात करेंगे चाइना को लेकर। तो जैसा कि सब जानते हैं, सी पैक फेज 2 का इफ्तिताह हो गया है, और फिर गवादर जो एयरपोर्ट है उसका भी वर्चुअल इफ्तिताह किया गया वजीर आजम शहबाज शरीफ और चाइनीज वजीर आजम की जानिब से। और इस तमाम तरह ये जो कॉन्फ्रेंस में चीनी वजीर आजम की चीनी वक्त की शिरकत रही है, और ये जो साइडाइन मुलाकातें हुई हैं चीनी वजीर आजम की सदर से भी और आर्मी चीफ से भी और पीएम शहबाज शरीफ से भी, तो इस पर आप कैसे देखते हैं आगे क्या पेशरफ्त होगी खित्ते में पाकिस्तान की तरक्की को लेकर इस मुतालिक? हैं। देखें, ये एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये पाकिस्तान में ना हो सके, इसकी बहुत साजिश की गई है। इसकी साजिश में ही चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। और अभी इस कॉन्फ्रेंस से पहले कराची में भी दो चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया, उससे पहले भी चीनियों को निशाना बनाया गया। और ये सब जो चीनियों को टारगेट किया जा रहा था वो दरअसल एससीओ कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया जा रहा था कि चीन एससीओ कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर देगा तो पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और ये शिफ्ट हो जाएगी कहीं और। लेकिन एक तो चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया और इस सारी साजिश को वो समझे, और उन्होंने अभी हाल ही में कराची में जो दो चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया दहशतगर्दी में, उसके बावजूद चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो है एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आए। और मैं समझता हूँ चीन के आने से ही ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई। अगर चीन बीच में से हट जाता या वो कहते हम नहीं आ रहे, तो फिर भारत प्रिवेल कर जाता और फिर कहते जी कि पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं सकती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि चाइना ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा किया। इतनी सारी साजिशों और उनके शहरियों को निशाना बनाने के बावजूद चाइनीज प्राइम मिनिस्टर एक दिन पहले आए, एंड तक ठहरे और आखिर तक रहे। उनके इन्होंने पाकिस्तान की सारी क़यादत से भी ये एमओयूज और मुआहदे भी हुए, फेज 2 की बात हुई,
गवादर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह हुआ। ये इफ्तिताह वर्चुअल नहीं होना था, ये गवादर में होना था, लेकिन हालात की वजह से, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से ये वर्चुअल इफ्तिताह हुआ। और जो बलूचिस्तान को निशाना बनाया जा रहा था, जो पिछले दिनों वो वहां पे गवादर में धरने हुए, वो भी इस एयरपोर्ट के इफ्तिताह को रोकने के लिए ही हुए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान आना, 11 साल बाद और 27 साल बाद इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में होना, ये चीन के बगैर मुमकिन नहीं था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा किया है। जहां तक फेज 2 की बात है, ये बिजनेस फेज है। इसमें पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा होनी है। चाइनीज कंपनीज ने अपनी जो फैक्ट्रीज हैं अपनी, वो पाकिस्तान में शिफ्ट करनी है। यहाँ रोजगार के मौके होने हैं। बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में फैक्ट्रीज, चाइनीज फैक्ट्रीज कंपनीज यहाँ पे लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। इस सब पर बात हुई है और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ आए और उनका दौरा बहुत कामयाब रहा है। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रशिया की पूरे खत्ते में सर जो पोजीशन है वो वाज़ेह है। और जैसा कि आपने पहले भी फरमाया कि वीटो पावर हैं, फिर उसके बाद एटॉमिक पावर हैं, उनसे भी हमारे काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। और उनके वजीर आजम की भी शिरकत हुई और उनसे भी साइडलाइन मुलाकातें हुई हैं। जो एमओयूज उनके साथ साइन हुए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे, कौन से जरा रोशनी डालिएगा। लेकिन रशिया के साथ तो एनर्जी के शोबे में, स्टील के शोबे में, काफी शोबों में ताउन की बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि देखें, रशियन प्राइम मिनिस्टर भी एक बड़े डेलीगेशन के साथ आए, उनके साथ उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और उनसे साइडलाइंस पर भी बहुत बात हुई। रशिया और पाकिस्तान के दरमियान इंटरेक्शन बहुत बढ़ रहा है। अभी तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है। जुलाई में शहबाज शरीफ और पुतिन की मुलाकात हुई थी। अब रशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं और ये उनका आना भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक वक्त में तो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बहुत सदमैरी का शिकार थे। लेकिन अब पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी और बहुत ताउन हमें देखने में नजर आ रहा है। वैसे मैं यहाँ साइडलाइन पर ही बात करना चाहता हूँ। एक वक्त था कि कहा जा रहा था जी कि चूंकि रूस के सदस्य मिले हैं, तो लिहाजा इमरान खान ने कहा है कि उनकी हुकूमत अमेरिका ने खत्म करा दी है। ये शहबाज हम्म। शरीफ तो कुछ 8 दफा रूसी सदर पुतिन से मिल चुके हैं और अब रशियन प्राइम मिनिस्टर 80 रुकनी डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आ गए हैं। फिर तो इस अमेरिका को, इस हुकूमत को खा ही जाना चाहिए। लेकिन चूंकि तब भी झूठ था तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी है कि रशिया के साथ हमारे जो ताउन और माशी ताउन के रास्ते हैं, वो खुलते जा रहे हैं। यानी एक फॉल्स प्रोपेगेंडा था जो कि आज एससीओ की शानदार कामयाबी के इनेकाब के बाद डिस्क्लोज हो गया है। हाँ, डिस इन्फॉर्मेशन थी जो एक्सपोज हो गई। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान की। कुदरती वसाइल से माला माल है तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी आता है, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे। सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, ये बहुत अहमियत की हामिल हैं। और यहाँ पर ट्रेड के, और कहते हैं कि दुनिया का अगला इकोनॉमिक हब जो है वो सेंट्रल एशिया होगा। और पाकिस्तान जो है वो रास्ता देगा सेंट्रल एशिया को, चाइना को भी, इंडिया को भी, सबको। लेकिन इसमें अफगानिस्तान की एक कलीदी हैसियत है और अफगानिस्तान की इस हैसियत को इनकार नहीं किया जा सकता। हम सेंट्रल एशिया तक अफगानिस्तान के बगैर नहीं पहुंच सकते। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, तब तक जो है ये इन ममालिक में से जो इकोनॉमिक हब हैं ये नहीं बन सकते। तो अफगानिस्तान के अमन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रूस और चीन जो है वो अब अफगानिस्तान की इस गवर्नमेंट के साथ कुछ ताउन भी कर रहे हैं ताकि वहाँ अमन हो सके और सेंट्रल एशिया को आगे लेके चला जा सके। लेकिन मैं आखिर में इस एससीओ कॉन्फ्रेंस को के हवाले से ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, डिप्लोमेटिक फतह है। और हम इसको, इस कामयाबी को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ की जो सफारतकारी है, उनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं, वो भी बहुत निखर कर सामने आई हैं। जिस तरह उन्होंने इंटरेक्ट किया है दुनिया के सब लीडर्स के साथ, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को लेने तो वो खुद एयरपोर्ट गए, और बाकी सब भी जो गवर्नमेंट ने जिस तरह इसको हैंडल किया है, कोई हैसल नहीं हुआ, सब बेहतरीन हुआ। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत पाकिस्तान की जो है कामयाब सफारतकारी की मिसाल है। और वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ इट। सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमने देखा कि गुज़िश्ता अरसे में काफी ज्यादा बयानिया बनाया जा रहा था
कि जो शहबाज शरीफ हैं उनकी जानिब से कोई भी पार्टी का बयानिया नहीं बनाया गया। जिस तरह पहले नवाज शरीफ की जानिब से कहा जाता था कि वोट को इज्जत दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो शहबाज शरीफ को के पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी, उनको नहीं पता था उन्होंने क्या करना है, उनकी कुर्सी खतरे में थी, उनके सर पर किसी और को लाकर बिठाया जा सकता था। तो अब आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तो जो जो उनकी इकदामात किए गए हैं, जो उनकी हिकमत अमली है, उसको तो पूरी दुनिया ने तारीफ किया उसकी। देखिए, शहबाज शरीफ की दोनों महाजों पर कारकर्दगी जो है ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। एक तो माशी महाज पर कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही है। पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, और माशी तौर पर पाकिस्तान मुस्तहकम हो रहा है, और एक वो जो टर्मोइल का स्टेज थी वो खत्म हो गई है। और दूसरा, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान की कामयाबियां जो हैं वो शहबाज शरीफ की कामयाबियां हैं। तो एक वफाकी हुकूमत की माशी और सफारती दोनों महाज पर जो कामयाबियां हैं वो बहुत अच्छी हैं, और मैं नहीं समझता कोई शहबाज शरीफ को इस वक्त रिप्लेस कर सकता है। इज एन अनमैच्ड। उनकी जो कारकर्दगी है उसके आगे तो इस वक्त कोई बात भी नहीं कर सकता। और सब उन्होंने अपनी कारकर्दगी से सबको हैरान भी कर दिया है, और अपने कंपेटिटर्स के लिए एक नया बेंचमार्क भी सेट किया है कि बतौर प्राइम मिनिस्टर आप कैसे काम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।